नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार आज के अपने इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ जिनको हम यहाँ देख लेते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ समझ आ रही होगी। जैसे हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की भी एक नई सीरीज़ को लॉन्च किया है, नहीं देख रहे हैं तो उसका लिंक यहाँ पर है, प्लीज़ उसको जाकर देखिए। वो आपके यूपीपीएससी, यूपीएससी हर एक एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही है तो उनको लाइक करें, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे बढ़ते हैं, आज के अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? पोईगई, ठीक है, तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई। तो उत्तरी भारत के साथ दक्षिणी भारत में भी शिव पूजा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार था और दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनार संतों के द्वारा हुआ था। और नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें से प्रमुख अपार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदरमूर्ति, मणिवक, बाचकर आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसलिए यहाँ पर तिरुज्ञान जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। ठीक है, सुभद्र था, ऑप्शन डी करेक्ट है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। तो मौर्य काल राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष था, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। इससे जो आय होती थी सीता कहलाती थी। ठीक है, इससे जो आय होती थी सीता कहलाती थी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। ठीक है, तो रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दार उल शफा और खैराती दवाखाना की स्थापना की। यहाँ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा और भोजन की उत्तम व्यवस्था हुआ करती थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो दिल्ली का जो मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है और मुद्रा प्रणाली में इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये पहला तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित यहाँ पर किया था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, ऋग्वेद, अर्थवेद, मनुस्मृति। तो इसका जो उल्लेख है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। और ये सूर्य देवता सविता को समर्पित है आपका गायत्री मंत्र, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यानमग्न होते हुए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है उनको शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोकोकी, यिनटू, सिक्वी, सिकियापोनो। तो ईसा की जो पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए ली यिन चू यानी कि चू आतु शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हुएन सांग के बाद वहाँ यिन तू शब्द का चलन हो गया था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैज़ी, अब्दुल रहीम खां ई खां। ठीक है, तो बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। बदायूनी अकबर को कोसता था क्योंकि अकबर के कारण उसे हिंदी देवी देवताओं के नाम लिखने पड़े थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल फजल, अब्दुल कादर बदायूनी। सेम ही है, देखिए दोनों प्रश्न सेम ही है, आई थिंक डबल टाइप हुए ये। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया? आसफ खां, खुर्रम, महावत खां, खुसरो। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जहांगीर के शासनकाल में खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया और खुर्रम ने 1623 में विद्रोह किया और महावत खान ने 1626 में विद्रोह किया, इसलिए ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, प्रीटा डेला विला, एडवर्ड टेरी।
तो 1608 में आप देखेंगे 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। और हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा बोल सकता था और जहांगीर उससे काफ़ी प्रभावित था। उसने हॉकिंस को 400 का मनसब और फिरंगी खां और इंग्लिश खां जिसको बोलते हैं इसकी उपाधि दी, उससे सम्मानित किया और ये वे 3 वर्ष तक मुगल दरबार में ही रहा था। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना, फर्रुखशियर, ठीक है, मुसलीपट्टम पर अधिकार, फोर्ट, सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास्ताकांत, मेलकम। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही से सुमेलित नहीं है। दास्ताकांत, मेलकम सही से सुमेलित नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, बाकी के एकदम करेक्ट है यहाँ पर। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं इसका सही सुमेलित क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अरुणा आसफ अली का जो जन्म है वो 1909 में, ठीक है, सॉरी बीच में डिस्टरबेंस के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। कह रहे हैं कि अरुणा आसफ अली किससे जुड़ी हुई थी? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अरुणा आसफ अली का जो जन्म है 1909 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के कालका में हुआ था। ये जन्म से ब्राह्मणी थी और लेकिन इन्होंने अपना विवाह मुस्लिम व्यक्ति आसफ अली से किया। और अरुणा आसफ अली मुख्य रूप से 1942 में आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लेडी कैथरीन मेयो, फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कौंसिल एंड डोमिनियन लापियरे, मदर इंडिया, राम मनोहर लोहिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखिए जो लेडी कैथरीन मेयो है वो मदर इंडिया इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। लॉरी कौंसिल्स एंड डोमिनियन लापियरे ये आपका संबंधित है फ्रीडम एंड मिडनाइट से, ठीक है। राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर पूरी तरह से इसको फुलफिल करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न आप देखेंगे RO का जो भी पेपर हुआ उसमें भी बहुत पूछा गया है और UPPSC में भी बहुत पूछा जाता है और बहुत बार ऐसे सिमिलर दे देते हैं यहाँ पर कि ए में मतलब उतने ही ऑप्शंस होंगे, बी में भी उतना ही सेम होगा, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए इसको ढंग से आपको तमीज़ से देखना है, ठीक है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? लियाकत अली खां, चौधरी खलीकुज्जामान, मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना। तो इसकी जो 1940 में जो आपका मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी। तो 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया और 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कराची अधिवेशन। देखिए एक तो पहले हमें एक चीज़ यहाँ पता चलती है कि कौन कौन से अधिवेशन कब हुए, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 45वां अधिवेशन हुआ था ना, कराची में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ध्यान रखना है यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किस अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पास हुआ था, किसमें? कराची अधिवेशन में, ठीक है। और इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। तो कराची अधिवेशन 1931 में, ऑप्शन डी करेक्ट है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानडे, फिरोज शाह मेहता, BG तिलक, दयानंद सरस्वती। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना श्री V चिपुड़ाकर ने BG तिलक और इसके बाद MG जोशी के सहयोग से पुणे में स्थापित की थी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? B चिरोल, लुई फिशर, बेव मिलर, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को रत्नगिरी यानी कि महाराष्ट्र में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और तिलक का राजनीतिक जीवन 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ये शुरू हुआ। और लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता भी कहा था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासनकाल की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो लॉर्ड माउंटबेटन 34वें, ध्यान रखिएगा, 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इसका एक वीडियो है, 2-4 मिनट का वीडियो जो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को पढ़ाया गया है, जाके देख लीजिए। वहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल यूपीपीएससी पूछता है। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन 34वें अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आते ही सत्ता हस्तांतरण के लिए अलग अलग नेताओं से बातचीत शुरू कर दी और सभी नेताओं को राजी कर माउंटबेटन लंदन गए और ब्रिटिश सरकार की सहमति पाकर वे भारत वापस आए और 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना यानी कि माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। इसलिए ऑप्शन सी, देश के विभाजन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, 31 महीने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि 28 महीने चला था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? राजगोपालचारी, सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो सर तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने सबसे पहले भारत के औपचारिक स्वराज्य की मांग की थी। और नेहरू कमेटी का गठन कब हुआ था? 1928 में, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और अन्य सदस्य जैसे MR जयकर, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और MN जोशी, अली इमाम, मंगल सिंह संधि इसमें जुड़े हुए थे। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वाइसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकर नारायण, उपरोक्त तीनों। ठीक है, तो पहला जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान क्या हुआ कि अंग्रेजी अत्याचार से देश में जन आक्रोश की लहर उठ पड़ी थी और पंजाब भी इसमें अछूता नहीं था। पंजाब के उपराज्यपाल माइकल ओ डायर द्वारा चलाए जा रहे दमन चक्र से जनता क्या हो गई? कुंठित हो गई, क्षुब्ध हो गई। ऐसे में 10 अप्रैल ठीक है 1919 को अमृतसर में पंजाब के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को प्रशासन ने बंदी बना लिया, जिससे जनता और आंदोलित हो गई। वहीं 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा बुलाई गई और जनरल डायर ने सेना के साथ सभा स्थल के चारों ओर से नाकाबंदी कर ली और बिना उन्हें इन्फॉर्म किए, बिना चेतावनी के उस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस नरसंहार में हजारों लोग मारे गए और इससे अधिक घायल हुए। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकर नारायण ने वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा भी दे दिया था। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। वीरा बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि बिना बेगार के सुदर्शन झील का जो निर्माण जीर्णोद्धार है रुद्रदामन प्रथम ने कराया और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरात तक साम्राज्य विस्तार तथा सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? सूफी संत, खान, मलिक, उलेमा। तो दस्तार बंदान उलेमा को कहा जाता था। ये सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठते थे उलेमा। ठीक है, ऑप्शन डी। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? शाइस्ता खान, अमीर खान, जहां आरा, रोशन आरा। ठीक है, तो साहिबात उज जमानी को जहां आरा की उपाधि दी थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। ऑप्शन सी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, सर TP सप्रू। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए, CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, सर TB सप्रू। तो 1945 में ब्रिटिश सरकार ने IAA के सैनिकों एवं अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया और इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त शाहनवाज खान प्रेम सहगल की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया और इस मुकदमे की भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और भारत के नामी वकीलों ने मिलकर एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। बचाव समिति का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था और इससे अन्य वकील तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुण आसिफ अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू
प्रमुख थे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद है 1306 सन ईस्वी में, ठीक है, 1306 सन ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सामा क्या था? सीमा आई थिंक यहाँ पर लिखा होगा, नॉट सामा। इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए ब्यास, रावी, सतलज, और यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया व्यास, रावी, सतलज, सिंधु। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर है सीमा क्या थी, और सीमा समा तो होगा ही नहीं, सीमा क्या थी? तो 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी, और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में मुगल सेना ने नेतृत्व मंगोल सेना ने सिंधु को पार कर लिया था, लेकिन मलिक शादी सूबेदार ने उन्हें हरा दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन औलिया, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहलाते थे। बाबा फरीद के शिष्य शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया, जिसका केंद्र बदायूं बना, और प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के ही शिष्य हुआ करते थे। इन्होंने सल्तनत काल में 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था, और प्रसिद्ध उक्ति हनोज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली भी दूर है, औलिया द्वारा ही गयासुद्दीन तुगलक को उस समय कहा था, जब सुल्तान ने औलिया को गयासपुर यानी दिल्ली छोड़कर चले जाने को कहा था। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वली उल्लाह मीर दर्द, और ख्वाजा उस्मान हरूनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। चिश्ती का जन्म 1142 ईस्वी सजिस्तान में हुआ था। चिश्तियों में सूफी संप्रदाय का नाम उनके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर है, जिसका सबसे पहले केंद्र हासी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में। तो अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 1590 से 1596, ठीक है, के बीच पूरा किया गया था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसने अकबर के शासनकाल का आधिकारिक वृत्तांत लिखा था। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 7 वर्षों में। ठीक है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी सन। यहाँ पर कुछ सन दिए गए हैं। ठीक है, तो कनिष्क, देखिए यहाँ पर क्या है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि है वो 81 ईस्वी है, और ये प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी, यानी कि 78 ईस्वी सन के दौरान। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट नहीं होता, यहाँ लेफ्टिनेंट होता है, ये टाइपिंग में एरर आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर, एच एल रिजले, ब्रॉजिक, ए टी एंडियोल। ठीक है, तो जो है सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। मानचेस्टर गार्जियन, एलाइगा हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, और यहाँ पर अमृतसर अधिवेशन है। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। इन्होंने मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव का बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नहीं, ट्रूथ है ये। ठीक है, हाँ ट्रूथ ही है, मतलब ट्रूथ के साथ, हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ अ सत्याग्रही। तो इस प्रश्न देखिए ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी की सारी पुस्तकें हैं, तो याद रखना है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा, और ये पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा गुजराती में 1909 में लिखी गई थी। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया, किसको सौंपा गया था?
13 अप्रैल 1919 को ये जो नरसंहार हुआ था जलियांवाला बाग का, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी गांधी जी को सौंपी गई थी, उन्होंने इसे तैयार भी किया था। ऑप्शन बी। ठीक है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए आज़ाद, M.A. अंसारी। तो आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने भी उठाया था, और मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे M.A. गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नजर। तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। ये पत्रिका 4 भाषा अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, गुजराती में प्रकाशित होती थी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी पहले गुजराती भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उदारवादी पार्टी की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। उन्होंने 4 बार नहीं बल्कि 3 बार 1886, 1893, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। बीजी तिलक के राजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये है तो यहाँ पर क्या होगा कि बीजी तिलक के बारे में जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था, बीजी तिलक के सज़ा के पश्चात क्या हुआ कि उन्होंने देखेंगे मैक्स मूलर ने कोर्ट से दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ऑप्शन बी। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1905, में से कोई नहीं। तो कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन के प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। बंगाल विभाजन के दौरान संपूर्ण देश में देखिए कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और बंगाल विभाजन के दौरान संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन चलाने की मांग की गई, जिसमें विदेशी वस्तुओं और कॉलेज, स्कूल, कार्यालय बहिष्कार किया जाना सम्मिलित था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही क्रम का पता लगाइए। तो इनका सही क्रम क्या है? जैसे कि एक अधिनियम के रूप में 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। तो रॉलेट एक्ट जो है कब लागू किया गया था? 1919 में। ठीक है, 8 मार्च 1919 को। इस तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसी विरोध में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था 1919 को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ। तो ये तो लिखा ही है अमृतसर अधिवेशन 1919। और बीजी तिलक का निधन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो अब आप देख लीजिए सही क्रम क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है कौन सा? देखिए AC बोस इंडियन स्ट्रगल करेक्ट है एकदम। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड करेक्ट है। फ्रैंक मोरिस जो है ये इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है वो दुर्गा दास का है, ना कि फ्रैंक मोरिस का है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे 2 सूचियाँ दी गई। विनोबा भावे होम रूल आंदोलन, इसका करेक्ट देखते हैं क्या है। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह इससे संबंधित है। बीजी तिलक होम रूल आंदोलन। अरुणा आसिफ अली आपने पढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन। सरोजिनी नायडू धरसना रेट। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए के अंतर्गत दिख रहा है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। काकेरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्र भानु गुप्त, मोतीलाल नेहरू।
तो आप देखेंगे कि काकेरी कांड जो हुआ था 1925 में, ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटने के जुर्म में रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी की मौत को सजा दी गई। उनको बचाने के लिए चंद्र भानु गुप्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, लेकिन इन लोगों को बचाने के प्रयास असफल रहे थे। केवल चंद्रशेखर आज़ाद आरोपियों में बचकर निकलने में सफल रहे और गोविंद बल्लभ पंत ने निःशुल्क पैरवी की बात कही थी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो ये इसके लेखक रफ़ीक जकारिया है। ठीक है, रफ़ीक जकारिया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अपनी फांसी से पहले निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पानी के लिए दिए गए दूध को अस्वीकार कर कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? राजगुरु, अशफाक उल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। तो ये अपनी फांसी से पहले भगत सिंह को गाय का दूध पिलाने को कहा गया था। इस कथन था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, लेकिन कुछ इतिहासकार इस ये कथन जो है रामप्रसाद बिस्मिल को भी मानते हैं, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी थी। ठीक है, तो इस प्रश्न को यहाँ से इसका उत्तर जो है नहीं दिया गया था, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल को भी यहाँ पर लोग इसके उत्तर के रूप में मानते हैं। आपका क्या विचार है इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।